दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है सामने, जो सुधीर चौधरी जी हैं, जो जी न्यूज़ के रिपोर्टर और एंकर भी हैं, तो उनने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेकर के सिर्फ डायरेक्टली नेपाल के जितने भी लोग हैं उन सबको एंगेज करने के लिए केपी शर्मा ओली जी का, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनका इंटरव्यू लिया। अब इस बारे में थोड़ा विश्लेषण करते हैं डीप में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी फ़िलहाल जो इंटरव्यू हुआ, सुधीर चौधरी जी ने इंटरव्यू लिया, वो बहुत बड़े एक प्रकार के रिपोर्टर जर्नलिस्ट हैं। और जो इंटरव्यू के अनुसार केपी शर्मा ओली जी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर के इंटरव्यू लिया गया। और कहीं ना कहीं इसको अगर विश्लेषणात्मक तरीके से देखें तो ये समझ में आता है कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, जिसको लेकर के अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए सुधीर चौधरी जी ने ये इंटरव्यू लिया। और इस इंटरव्यू में केपी शर्मा ओली जी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनने काफ़ी बातें ऐसी क्लियर कर दी, इतनी क्लियर तरीके से अपना स्टैंड रखा, जिसको देख करके ऐसा लगता है कि नहीं, शायद जो लोग गलत सोच रहे हैं नेपाल को लेकर के, उनके दिमाग थोड़े खुले। तो और ये बात समझने वाली बात यह है कि जो प्रधानमंत्री, दूसरे देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के रिपोर्टर या न्यूज़ चैनल पे आकर के इंटरव्यू दे रहा है, तो उसमें कितना गढ़ है। और यहाँ तो उल्टी बात है कि यहाँ तो हमारे ही प्रधानमंत्री इंटरव्यू नहीं देते। तो कहने की बात यह है कि अब सबसे पहले तो इनकी जो इंटरव्यू इन्हें दिया है, इसको थोड़ा विश्लेषण करते हैं और फिर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो दोस्तों, वो अलग से वीडियो में नहीं डाल सकता, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम का कोई इशू आ सकता है। और यहाँ पे हम सिर्फ उन वीडियो को जो इंटरव्यू हुआ है उसमें डायरेक्टली जो बात हुई है उसी के बेसिस पे बात करने की आपसे कोशिश करूँगा, और हो सके तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बात करते हैं कि उनके सवाल क्या थे। सबसे पहला सवाल सुधीर चौधरी जी का ये था कि क्या भारत राम है और नेपाल लक्ष्मण है, तो क्या वो छोटा भाई है? ऐसा करके अपने आप को बड़ा ब्रदर और छोटे ब्रदर के रूप में देखने की कोशिश करे, क्यों नहीं कर रहा है नेपाल, ऐसा करके मतलब उनका सवाल था। और जवाब में सिर्फ यही था, केपी शर्मा ओली जी ने बहुत स्मार्ट आंसर दिया। उन्होंने यह कहा कि वो समय को दूसरा था जब चीज़ें अलग तरीके से चल रही थी, भाई छोटा था और बड़ा भाई करके भारत को देखना और छोटे भाई के रूप में नेपाल को देखते थे। परंतु आज चीज़ें बदल चुकी हैं और यूनाइटेड नेशन में सारे देश एक समान हैं, चाहे वो छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनने ये बात स्टैंड क्लियर कर दिया। आज तक कोई भी किसी भी लीडर ने, नेपाल के किसी लीडर ने किसी दूसरे देश के प्रेस मीडिया से ऐसी बात नहीं की थी। तो ये बात, एक स्टैंड तो ये समझ में आता है कि नहीं, ये एक स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, कि कालापानी लिपु लेक को लेकर के आपका स्टैंड क्या है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसको लेकर के काफ़ी विरोध भी हुआ था भारत में और काफ़ी पक्ष विपक्ष पे लेकर के बात भी हुई। तो नेपाल की जो संसद है उसने सर्वसहमति से पूरे बहुमत से अपने देश का नक्शा भी जारी किया था और काफ़ी इसमें तथ्य प्रमाण भी हैं। और मैंने इससे रिलेटेड एक पहले वीडियो बनाया दोस्तों, आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। मैंने विस्तार में बताया कि कालापानी किसको बिलोंग करता है। और रही बात केपी ओली जी के मुंह से सुनने वाली कि क्या ये कौन सा क्षेत्र है, ये इसके बारे में आपका क्या कहना है कालापानी लिपु लेक लिम्पियाधुरा को लेकर के, तो साफ स्पष्ट रूप में उनने यह कहा कि हम भारत के साथ डिप्लोमेटिक टॉक करेंगे। डिप्लोमेटिक टॉक करने के साथ साथ हम इस मुद्दे को पूरी तरीके से सुलझा लेंगे। और उनका यह भी मानना है कि 2021 के अंत तक ये मुद्दा सुलझ जाएगा। तो मतलब वो काफ़ी मच कॉन्फिडेंट हैं। और उनका और उनने काफ़ी जो धार्मिक तरीके से भी बात करने की कोशिश की, कि धार्मिक लेवल पे बताया कि राम जी और धर्म को लेकर के और बुद्ध को लेकर के काफ़ी उनने धार्मिक रूप से एक ज्ञान दिया। उनने यह भी कहा, सबसे बड़ी बात, कि जो आज का समय है वो एशिया का समय है। वेस्टर्न कंट्रीज़ जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपीय कंट्रीज़ थी, उन सब ने अपना समय देख लिया है। गोल्डन पीरियड उनका हो चुका है।
अब जो समय है वो एशिया का है। तो इस बात को लेकर के सुधीर जी के सामने इनने कहा के पी शर्मा ओली जी ने, जो कि बहुत कई हद तक बहुत अच्छी बात थी। और उनका एक बेबाक अंदाज़, कहने का एक तरीका, उनने डायरेक्टली अपने एक बोलते हैं कि अपने पोजीशन का भी मान रखते हुए लोगों को ये बताने की कोशिश की कि नहीं, वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, है तो वो प्रधानमंत्री चाहे छोटे देश का हो चाहे बड़े देश का हो। इजराइल का प्रधानमंत्री या इजराइल का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की इक्विवेलेंट ही होगा। ऐसा नहीं है कि उसका क्षेत्र बड़ा है या क्षेत्र छोटा है तो वो छोटा कहलाया जाएगा। तो ये मेंटेलिटी बदलने की ज़रूरत है, और इस मेंटेलिटी को बदला जाए कि हम छोटे नहीं हैं, हम बराबर के हैं। यूनाइटेड नेशन में हम सबका जो लेवल है वो बराबर का है। इस बारे में उनने अपने विजन्स क्लियर किए हैं, जो कि बहुत सही बात है। और जहाँ पे नेपाल से बात हो और चीन की बात ना निकले और भारत की बात ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। क्योंकि सबसे पहली बात तो जो नेपाल है, जियोग्राफिकली देखा जाए तो उसकी लोकेशन दो बड़े महान देशों के बीच में आती है, और जिसमें सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है। महान देश के रूप में के पी शर्मा ओली जी ने भी बहुत अच्छे संबोधन किए, बहुत अच्छी बात है, वो भी इज़्ज़त करते हैं दोनों महान देशों की। अब उनने बोला चाइना और इंडिया, तो ये दो ऐसे देश हैं जिनको कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। ये इंटरलिंक्ड एक प्रकार से नेपाल को लेकर के। और जो सुधीर चौधरी जी ने एक सवाल किया कि आजकल नेपाल जो है वो चाइना की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मेरा ये मानना है कि जो के पी शर्मा ओली जी ने जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि हम संतुलित व्यवहार रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन में अगर कोई मुद्दा आता है और चाइना को लेकर के हम गलत बोल दें उसको, या वोट कर दें उसके प्रति, या उसके ऑब्जेक्शन में वोट डाल दें, या इंडिया को लेकर के कोई ऐसा कोई स्टेटस या कोई विवाद आता है या कोई ऐसी कोई कंडीशन बनती है यूनाइटेड नेशन पे, तो हम उसको वोट नहीं करेंगे या उसको वोट करेंगे। तो इट डिपेंड्स ओनली, मतलब ये डिपेंड करता है कि के पी शर्मा ओली या उस समय की जो सरकार होगी नेपाल में, वो क्या सोचती है, उनकी मेंटेलिटी क्या है उस पर्टिकुलर पॉलिटिक्स को लेकर के। तो इनने ये विचार अपने क्लियर किए कि हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हमारा खुद का देश है, हम अपने देश के साथ ही चलेंगे और अपने देश का शासन चलाएंगे, और जो साथ में हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी हम अच्छे से रहेंगे, जो कि सही बात भी। और जो ज़मीन की बात है, जो ज़मीन को लेकर के जो मुद्दा चल रहा है, काला पानी लिपु लेक और लिम्पियाधुरा को लेकर के, तो उसके संबंध में मैंने पहले ही वीडियो बनाया दोस्तों, आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जो दस्तावेज़ों के आधार पे, जो रिकॉर्ड्स हैं उसके आधार पे ये तो प्रमाणित होता है कि ये जो क्षेत्र है वो नेपाल के हैं। बाकी आप देख सकते हैं उस वीडियो को, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, और जो भी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मैंने आपको प्रूफ दे के रखा है। अब उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों, कि मान लीजिए आपके घर में आग लगती है और आपके पड़ोसी सबसे पहले आएंगे कि कौन आएगा? आपके घर में अगर आग लगी तो ऑब्वियस सी बात है आसपास के पड़ोसी ही आएंगे सबसे पहले उस आग को बुझाने के लिए, उसके बाद कोई दूर का व्यक्ति आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे ही राजनीतिक संकट नेपाल में आया और सत्ता पक्ष के लोगों ने या जो भी है, संसद भंग हो गई और सरकार गिर गई, चुनाव निश्चित हो गए, मई अप्रैल में होने वाले हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए ऑब्वियस सी बात है चाइना का डेलीगेशन आया। चाइना का डेलीगेशन आकर के चेक किया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों ऐसा हो गया, स्टेबल क्यों नहीं है सरकार। भाई एक पड़ोसी ही देखेगा ना, पड़ोसी मुल्क है तो पड़ोसी मुल्क आकर के तो चेक करेगा। अब हम बोलते हैं कि चाइना दखल दे रहा है, चाइना ही बोल रहा है, चाइना ही बीच में आ रहा है, चाइना की गोद में चाइना की गोद में नेपाल चला गया। तो एक बात मैं आपको यही बताना चाहूँगा दोस्तों कि लगभग 1950 के बाद जब पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ था नेपाल में, तो उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में भारत के IAS अफसर बुच कमीशन के रूप में नेपाल आए थे, और उनने प्रशासनिक सुधार के कुछ मापदंड, गाइडलाइंस, रिपोर्ट्स पेश की थी नेपाल सरकार को, जिसमें ये साफ साफ बताया गया था कि जो पुलिस में जो हाईएस्ट पद होगा वो DGP ना हो करके IGP होगा, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ना हो करके इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होगा। और जब जो प्रशासनिक लेवल पे जैसे इंडिया में IAS अफसर होते हैं और कैबिनेट सेक्रेटरीज़ होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे बड़ा लेवल होता है, तो उन्होंने यह रिफॉर्म दिया था, यह बताया था बुच कमीशन ने कि नेपाल में कैबिनेट सेक्रेटरीज़ की आवश्यकता नहीं है, नेपाल में चीफ सेक्रेटरी ही बहुत है। तो चीफ सेक्रेटरी आप लेवल समझ सकते हैं दोस्तों। चीफ सेक्रेटरी इंडिया में किसी एक राज्य का
राज्य की गवर्नमेंट के समकक्षी एक आईएएस ऑफिसर होते हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी होते हैं, और यूनियन लेवल पे, केंद्रीय लेवल पे देखेंगे तो हमें वहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी देखने को मिलता है। तो नेपाल के केस में ऐसा नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऐसा आया था। तो क्या हम यह कह दें कि भारत ने दखल किया नेपाल के प्रशासन में? नहीं, वहाँ पे उसने मदद की, क्योंकि वो चाह रहा है कि नहीं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक लेवल पे जो सुधार होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए। तो एक आइडिया दिया, एक कमीशन बैठा करके रिपोर्ट दी, आज उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो नेपाल में हमें आईजीपी देखने को मिलते हैं, सबसे बड़े पद जो पुलिस में है, और जो प्रशासन में है सबसे बड़े प्रशासनिक लेवल पे वो चीफ सेक्रेटरी हैं। तो यह एक, जो लोग बोलते हैं कि चाइना की गोद में जाके बैठ गया, उन लोगों के लिए स्पष्ट जवाब है। ऐसा नहीं है कि चाइना के ही एम्बेसडर आकर के नेपाल में बात करते हैं, उनके बड़े नेताओं से बात करते हैं। इंडिया के भी एम्बेसडर आते हैं, अमेरिका के भी आते हैं, नॉर्वे के भी आते हैं। तो क्या हम ये कह दें कि नेपाल किसी से बात ना करे? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो एक अलग देश है, तो भाई उसके भी एक अलग राइट्स होंगे ना, अधिकार होंगे। भाई वो भी अपनी ज़मीन से प्यार करता होगा, वो नागरिक भी अपने देश से प्यार करते होंगे। भारत तो करता ही है, हम भी करते हैं। और मेरा तो ऐसा है कि मैं दोनों देशों से बहुत अच्छे में प्रेम करता हूँ, बहुत, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे पीसफुल नेशन है, साथ में होना बहुत ज़रूरी है। और नेपाल का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उसको चाइना से और भारत के साथ किस प्रकार संतुलित व्यवहार रखना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वहाँ के कोई भी लीडर अगर वहाँ पे आता है नेतृत्व के रूप में, तो उसको ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसी चैलेंज में रहते रहते ही काफ़ी उतार चढ़ाव उनके पॉलिटिकल करियर में आता है, और वो स्टेबल नहीं हो पाते, तो फिर जाके कोई ना कोई परेशानी सिविल लेवल पे देखने को मिलती है। बाकी जो ये सुधीर चौधरी जी ने जो इंटरव्यू लिया, वो सीधी बात है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। क्योंकि क्या है कि जो इंडियन मीडिया को तो वहाँ के लोग देख नहीं रहे हैं, और एक प्रकार से बायकॉट ही कर दिया है। और इसको एंगेज करने के लिए, वहाँ की जनता को एंगेज करने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने जो पब्लिसिटी स्टंट का उपयोग करते हुए इनने डायरेक्टली केपी शर्मा ओली जी से इंटरव्यू किया। और ऑब्वियस सी बात है कि जो इंटरव्यू का जवाब केपी शर्मा ओली जी ने दिया, जो कि सही भी था और देना भी चाहिए था। तो अब देखिए, यही परिवेश इंडिया में तो, भारत में तो नहीं देखने को मिलता, क्योंकि वहाँ के भारत के भी जो बड़े बड़े जो नेता हैं वो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में नहीं आते हैं। तो ऐसा, ये चीज़ सीखनी चाहिए राजनेताओं को कि नहीं, प्रेस के सामने आकर के बात करें, अपनी बातें रखें। जो भी बात है सही होगी या तो गलत होगी, या तो ज़्यादा से ज़्यादा सही होगी या तो ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगी, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस निकलते हैं। बात करना बहुत ज़रूरी है, इसी हम यही है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी, शायद इसे ही कहा जाएगा कि आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं। और रही बात जो नेपाल को लेकर के, जो गंदी धाराएं बन रही थी, जो ख़राब आचरण फैलाए जा रहे थे, ये कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होने चाहिए। और जो ऐतिहासिक हवाले को लेकर के केपी शर्मा ओली जी ने बहुत अच्छी बात की। तो एक नॉर्मली समझने के आधार पे, ज्ञान के आधार पे देखा जाए तो उनने बहुत ही बड़े लेवल की बात की, और इतिहास में उन ऐसे लोगों को टारगेट किया, इतिहास में जिन्होंने एशिया को बर्बाद करने की कोशिश की, और यूरोप से आकर के जो एशिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, उनको टारगेट करते हुए उन्होंने यह कहा कि एशिया को सबसे ज़्यादा अनस्टेबल करने का जो मेन जो कारण है जिसने किया, वो यूरोपियन कंट्री से ही आए थे। तो ये तो सबको ही पता है। तो मेन बात यह है कि आने वाला समय एशिया का है, उनका सबसे मेन इशू था। उनने सबसे मेन बात यही कही कि आने वाला समय एशिया का है, और एशिया में अनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और उनने यह भी बात में क्लियर कर दिया, इंटरव्यू में बात करते करते ये तो क्लियर कर ही दिया था कि हम कालापानी, लिपुलेख, लिपियादुरा को लेकर के बिल्कुल क्लियर हैं, और ये प्रॉब्लम हम डिप्लोमेटिक रूप से सॉल्व करेंगे। उनने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, उनने बता दिया कि ये क्षेत्र हमारा है, हम इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे हासिल कर लेंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और रहती बात कि आगे क्या चुनाव में क्या क्या होते हैं, और जो भी राजनीतिक उथल पुथल होता है आगे, या कोई बात होती है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके सामने आपको प्रेजेंट कर दूंगा। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं चाहता हूँ ये वीडियो बहुत दूर तक जाए, तो आपका सपोर्ट यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को फैला दीजिए, लाइक करवा दीजिए, और बहुत ज़्यादा शेयर करवाइए, जिससे कि क्या ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, फिर मिलूँगा इस प्रकार के विषयों के साथ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा।